जय हिंद दोस्तों उत्तराखंड एपीओ के एविडेंस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर मैं आपके सामने फिर आज हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सम्मिलन करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सही उत्तर चुनिए और इसका सही उत्तर बिल्कुल ही सही है। मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। दस्तावेज की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा धारा 62 में दी गई है। द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा धारा 63 में दी गई है और मौखिक साक्ष्य की परिभाषा धारा 60 में दी गई है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, आप नीचे देख सकते हैं। दस्तावेज धारा 3, प्राथमिक साक्ष्य धारा 62, द्वितीयक साक्ष्य धारा 63, मौखिक साक्ष्य धारा 60 में परिभाषित किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नलिखित में कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर चुनते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तथ्य का ने खा की हत्या की तथा का को खा से गंभीर अचानक प्रकोपन मिला। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 4 के अंतर्गत विवादक तथ्य में सम्मिलित है, जबकि का एक ईमानदार व्यक्ति है और का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया गया था, विवादक तथ्य नहीं है। तो दोस्तों इसके 2 ऑप्शन सही हैं, इसमें आप देख सकते हैं। पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है। तो अस्वीकृत तथ्यों को क्या कहा जाता है? अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है विवादक तथ्य। इसका उत्तर सी सही है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 4 में विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान, अभिकथित या प्रत्याख्यान अस्वीकृत किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्राकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है, विवादक तथ्य कहा जाता है। इस प्रकार किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को विवादक तथ्य कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, यह एक तथ्य है। ये आंसर इसका सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 2 में उल्लिखित दृष्टांत ड़ा के अनुसार किसी मनुष्य की कुछ ख्याति है, एक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 2 में तथ्य के दृष्टांत का के अनुसार यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। इसका आंसर ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों साक्ष्य के विधिक नियम
साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो दोस्तों इसका उदाहरण पढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब होते हैं जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त होते हैं। अर्थात साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम सम्मिलित होते हैं। साक्ष्य के विधिक नियम सम्मिलित होते हैं। साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम सम्मिलित होते हैं। दोस्तों इसका बी आंसर सही है, साक्ष्य के विधिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। वे तथ्य जिन्हें किसी बाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इनकार या मना किया जाता है कहलाते हैं विवादक तत्व कहलाते हैं दोस्तों। तो इसका उदाहरण पढ़ते हैं दोस्तों। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है कोई ऐसा तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनास्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। अर्थात वे तथ्य जिन्हें किसी बाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इनकार किया जाता है विवादक तथ्य कहलाते हैं। दोस्तों इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया था? तो 17 अक्टूबर 2000 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 17 अक्टूबर 2000 में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है, इसका उदाहरण बिल्कुल सही है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है। तो दोस्तों ये व्याख्या से पूरा समझ में आएगा। वैसे तो इसका आंसर बी हलफनामा है। हलफनामा मतलब कि शपथ पत्र होता है। तो चलिए दोस्तों व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या में इसको क्या कहा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में शपथ पत्र हलफनामा साक्ष्य नहीं होता है। इसे साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता है जब तक कि न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को ऐसे शपथ पत्रों के द्वारा साबित किए जाने का आदेश न किया हो। एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं दोस्तों। फेडरल इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आनंद राव 1994 का केस है जिसमें शपथ पत्र का उपयोग साक्ष्य के रूप में तभी किया जा सकता है जब पर्याप्त कारणों से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 19 के अंतर्गत एक आदेश पारित करे। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में हलफनामे को अनुमति देता है। तो दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में हलफनामे को अनुमति देता है। इसका आंसर बी सही है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उत्तराखंड एपीओ के रोज़ नए MCQs लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।